नमस्कार, हमारे इस विशेष समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ हैं बीना सिंह। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी दलों ने प्रचार में झोंकी ताकत। महाराष्ट्र में नड्डा और खड़गे की रैली तो झारखंड में शिवराज चौहान और राहुल गांधी का प्रचार। दिल्ली में खतरनाक प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा बिना कोर्ट की इजाजत नहीं हटेगा ग्रैब 4। एनसीआर राज्यों से 12वीं तक की क्लासेस ऑनलाइन मोड में चलाने को कहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जहरीले बोल पर भाजपा का पलटवार। भाजपा नेताओं ने कहा कि यह कांग्रेस की हार की मानसिकता को है दिखाता। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, कैलाश गहलोत भाजपा में शामिल। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के विजन से प्रभावित होकर थामा भाजपा का दामन। ब्राजील पहुंचने पर पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। रियो डी जेनेरियो में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी होंगे शामिल। और अब विस्तार से समाचार। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नवी मुंबई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर बांटने और फूट डालने की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में महायुति सरकार और एनडीए विकास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपने कभी कांग्रेस के जमाने में सुना कि कभी उन्होंने रिपोर्ट कार्ड रखी? आपने कभी सुना कि शरद पवार जी ने कभी कोई रिपोर्ट कार्ड रखा? इन लोगों ने बांटो, फूट डालो और राज करो अपना ही मैनिफेस्टो लेकर के 5 साल बाद फिर से आ जाते थे, लेकिन कभी भी इन्होंने काम करने के बारे में चर्चा नहीं की। लेकिन महायुति, एनडीए, मोदी जी के नेतृत्व में विकास के साथ अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। और इसीलिए न जात पर, न पात पर, न जातिवाद, न भ्रष्टाचार, सिर्फ एक बात, विकासवाद, विकासवाद, विकासवाद। इस बात को लेकर के हम आगे चले। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान है। राज्य में महायुति बनाम महाविकास अघाड़ी में कड़ा मुकाबला है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री राजेश पांडे का दावा है कि बीते सालों में जिस तरीके से महायुति ने जनता का भरोसा जीता है, विकास का कार्य किया है, जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। महाराष्ट्र प्रदेश के महामंत्री राजेश पांडे से बात की है हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र प्रदेश के महामंत्री राजेश पांडे जी मौजूद हैं। राजेश पांडे जी को वेस्टर्न महाराष्ट्र के 58 सीटों की जिम्मेवारी दी गई है। हम उनसे जानना चाहते हैं कि इस बार कैसा रहेगा यहाँ का चुनाव। सर, 58 सीटों की जिम्मेवारी आपके पास है, तो किस तरीके से इस बार के चुनाव को हम देखें? अब तो आखिरी वक्त है। ये वेस्टर्न महाराष्ट्र में 5 जिले आते हैं, पुणे, सोलापुर, सांगली, सातारा और कोल्हापुर। यहाँ पे लगभग 58 सीट है। वैसे देखा जाए तो लास्ट चुनाव में विधानसभा में यहाँ का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। ये 58 सीट में से लगभग 45 सीट ये महायुति के पास थी। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार का हमें रिस्पांस मिल रहा है, जिस प्रकार लोगों में एक सकारात्मकता है, जिस प्रकार हमारे संकल्प पत्र को लोगों ने स्वीकारा है, हमारी भूमिका, हमारे नेताओं को रिस्पांस मिल रहा है, मुझे विश्वास है कि लास्ट टाइम से भी अच्छा स्ट्राइक रेट इस बार वेस्टर्न महाराष्ट्र में रहेगा। आपको दिखता है कि इस चुनाव में बीजेपी को अब एज दिख रहा है, या आप जो जीत की तरफ जा रहे हैं, या क्या आपको लगता है? बिल्कुल जीत की तरफ जा रही है। लगभग जीत के हम करीब पहुंच चुके हैं। पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनने जा रही है। क्या आप इस चुनाव का टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं? लाडली योजना, महायुति का ठीक ठाक गठबंधन,
या पीएम की रैली, किस चीज को आप मेन फैक्टर मान रहे हैं? देखो, सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पे लोगों का विश्वास है। सबसे पहले उनकी रैलियों को तो रिस्पांस मिला ही है, लेकिन मोदी जी का जो नेतृत्व 10 साल से अनुभव है, मोदी जी ने जो योजनाएं महाराष्ट्र के लिए दी, लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं महाराष्ट्र में पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने दी है। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश मंत्री राजेश पांडे जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से बीते सालों में यहाँ विकास की धारा बही है, जिस तरीके से यहाँ के नेतृत्व ने काम किया है, उसका नतीजा है कि बीजेपी चुनाव में जीत के करीब जाती दिख रही है। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, पुणे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हर राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने का हर संभव प्रयास कर रहा है और इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि राज्य में अघाड़ी की सरकार बनने के बाद महिलाओं को राज्य में विशेष सुविधा देंगे, किसानों के कर्ज माफ और जाति जनगणना भी करेंगे। हमारी फोकस महिलाओं की मदद करने का है। 3,000 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में हम डालेंगे। फ्री बस ट्रैवल होगा महिलाओं के लिए। किसानों के लिए 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा। सोयाबीन के 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। प्याज के किसानों के लिए फेयर प्राइस कमेटी। फेयर एमएसपी कपास के किसानों के लिए। कास्ट सेंसस जो हम तेलंगाना में, कर्नाटक में करवा रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं। राहुल गांधी द्वारा एक हैं तो सेफ है पर हमले का जवाब देते हुए भाजपा नेता विनोद तावड़े ने कहा कि अदानी समूह का उत्थान यूपीए कार्यकाल में ही हुआ है, लेकिन राहुल गांधी आरोप भाजपा पर लगाते हैं। उन्होंने राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं की तस्वीरें दिखाकर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक हैं तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। राहुल जी ये देखिए कि रॉबर्ट वड्रा है, गहलोत जी है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, शशि थरूर है, बाकी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी है। तो ये फोटो आपके उस सेफ में नहीं थे क्या? या अगर थे तो आपने दिखाए नहीं। इसका मतलब एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। हम महाराष्ट्र के लोगों को वास्तव पे डिबेट करने की आदत है। ये फेक चीजों पर हम महाराष्ट्र के लोग कभी भरोसा नहीं करते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रेस वार्ता में तिजोरी लाने के मामले में भाजपा नेता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर जवाबी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही निम्न स्तर के शब्दों का इस्तेमाल इसमें किया गया है। राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मैं तो आज कहूंगा कि ये बहुत ही निचले स्तर का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। एक राष्ट्रीय पार्टी के तथाकथित उम्दा नेता द्वारा इस प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें भी एक तिजोरी पकड़कर लाना और उसके इर्द गिर्द नाटक करना, यह राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देती। भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि जो लोग कई सालों से तिजोरी लूट रहे हैं वे अब तिजोरी का मतलब सुरक्षित समझ रहे हैं। इस परिवार ने सालों से भारत की तिजोरी लूटी है। उन्होंने कहा कि देश के बड़े नेताओं में से एक बाला साहब ठाकरे ने अपने एक इंटरव्यू में राहुल गांधी को छोटा पोपट नाम दिया था। बाला साहेब ठाकरे ने राहुल गांधी का नाम छोटा पोपट रखा है और यह नाम आज महाराष्ट्र के हर बच्चे के जुबान पे होगा कि छोटा पोपट करे पार्टी चौपट। और इस छोटे पोपट के प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने आज देखा है। इस छोटे पोपट के लिए मैं कहूंगा, जाकी रही भावना जैसी वो समझे सेफ का अर्थ तैसी। सेफ के 2 अर्थ होते हैं। सेफ का अर्थ सुरक्षा भी होता है, सुरक्षित रखना भी होता है, और सेफ का दूसरा अर्थ तिजोरी भी होता है। जाकी रही भावना जैसी, जो तिजोरी में सेंध मारते हैं वंशों से, दादा परदादा दादी पापा मम्मी सबने मिलके जो सेंध मारने का काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से जब आप सेफ बोलेंगे तो आपको तिजोरी ही दिखेगा।
झारखंड में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। इस बीच झारखंड में अवैध घुसपैठियों का मुद्दा बड़ा बना हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेता चंपई सोरेन ने भरोसा दिलाया है कि संथाल परगना से बांग्लादेशी घुसपैठियों को उखाड़ फेंका जाएगा। झारखंड इस संथाल परगना धरती सिद्धू करने धरती में जो बांग्लादेशी घुसपैठ जो और यहाँ का आदिवासी का जनसंख्या जो घट गया, सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे पहले बांग्लादेशी घुसपैठ को उखाड़ के फेंकना। दिल्ली के पूर्व मंत्री और पूर्व आम आदमी पार्टी नेता कैलाश गहलोत भाजपा में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और अन्य भाजपा नेताओं की मौजूदगी में कैलाश गहलोत ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। एक दिन पहले ही गहलोत ने मंत्री पद और आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था। इस मौके पर कैलाश गहलोत ने कहा कि आम आदमी पार्टी छोड़ना आसान कदम नहीं था। अन्ना आंदोलन के समय से पार्टी से जुड़ा था। कैलाश गहलोत ने साफ किया कि पार्टी छोड़ने और भाजपा में शामिल होने के ये फैसला किसी दबाव में नहीं लिया गया। राजनीतिक जीवन में लगातार 2015 से पार्टी में रह के, एमएलए रह के और एज ए मिनिस्टर भी दबाव में आके मैंने कोई काम नहीं किया। तो जितने भी ऐसी मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ईडी के दबाव में कर दिया, सीबीआई के दबाव में कर दिया, तो ये सारी मेरे ख्याल से गलतफहमी है। इस प्रकार का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कैलाश गहलोत की सराहना की। वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी पर तंज कसा। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने राजनीतिक पार्टियों में आंतरिक व्यवस्थाओं की तुलना की बात कही। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार राजनीतिक क्षेत्र में किसी पार्टी में ज्वाइन करता है तो सब पार्टियों का अपना बाह्य आवरण होता है, उसी को देख करके ही शायद ज्वाइन करता होगा। तो आम आदमी पार्टी को देख करके ज्वाइन किया होगा, लेकिन जब कोई राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय व्यक्ति हो जाता है तब वो आंतरिक व्यवस्थाओं की तुलना करता है। निश्चित रूप से आपने भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक व्यवस्था, आम आदमी पार्टी की आंतरिक व्यवस्था, उसकी तुलना की होगी। और इससे पहले भी बहुत से लोग आम आदमी पार्टी छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़े हैं। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का पतझड़ आ गया है और इसके पत्ते गिरने लगे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी ईमानदार आम आदमी पार्टी में आए वो सभी इसे छोड़कर जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की मुझे लगता है पतझड़ आ गई है और इनके पत्ते टूट के गिरने लगे। और ये धीरे धीरे आप आगे जाके देखना, जितने ईमानदार लोग हैं वो सब छोड़कर भागेंगे, क्योंकि वो इस पार्टी में आए थे इस पार्टी का ईमानदारी का मुखड़ा देखते, लेकिन वो मुखड़ा धूमिल हो चुका है और वो हर आदमी जानता है। तो इसलिए अब जितने ईमानदार आदमी हैं वो सब इसको छोड़ के भागेंगे। पुणे से लोकसभा सांसद और केंद्र में सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। सहकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि बीते सालों में पश्चिमी महाराष्ट्र में सहकारिता में हुए विकास, किसानों को टैक्स से मिली राहत ने माहौल बदला है। मुरलीधर मोहोल से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान है और इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल मौजूद हैं। सर, 20 नवंबर को चुनाव है, आखिरी समय चल रहा है, क्या आ रहा है रुझानों में? किस तरीके से महायुति वर्सेस एमबीए है? नहीं, मुझे बिल्कुल विश्वास है कि जिस तरह से पिछले 10 साल में मोदी जी की गवर्नमेंट में सरकार ने महाराष्ट्र के लिए बड़ा योगदान दिया है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में आए, 10 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पिछले 10 साल में महाराष्ट्र में आए। ये महाराष्ट्र की जनता जानती है। और उसके बाद पिछले 2.5 साल में जो हमारी महायुति की गवर्नमेंट राज्य में काम कर रही है, एकनाथ जी शिंदे साहब है, देवेंद्र जी, अजित दादा के नेतृत्व में, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। क्षेत्र के बारे में कहा जाता है ये सहकारिता का क्षेत्र है, आप सहकारिता मंत्री हैं, तो किस तरीके से बदला है यहाँ की फिजा, यहाँ की नजरिया, अगर वोटर के लिहाज से हम देखें? नहीं, बिल्कुल इस महाराष्ट्र में सहकारिता बहुत बड़ी है। यहाँ से महाराष्ट्र की जो जनसंख्या है उससे मुझे लगता है कि तकरीबन 50% से ज़्यादा जनसंख्या सीधे सहकारिता से जुड़ी हुई है। गांव में पैक्स हो, डेयरी हो,
शुगर इंडस्ट्री हो, इससे सीधी तरह से यहाँ की जनता जुड़ी हुई है, जो हमारे किसान है वो जुड़े हुए हैं। वेस्टर्न महाराष्ट्र में इस वक्त भी हैं और 58 सीटें हैं। आप यहाँ के मंत्री हैं, इस इलाके का नेतृत्व आपके पास है। एक तरह से कहें कि 58 सीटों का जिम्मा आपके पास है। क्या कहेंगे 58 सीटों के बारे में? आज की तारीख में अगर हम देखते तो 58 सीटों में से 42 सीटें तो हमारी है, महायुति की है, जिसमें हमारे आज विधायक है। और मैंने अभी जो कहा कि हमने इतना काम किया है, तो उसके बदौलत हमारे सीट और बढ़ेंगे। ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि जिस तरीके से बीते सालों में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, जरूर जनता का विश्वास हमारे साथ है। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, पुणे। केंद्र सरकार ने खरीफ मार्केटिंग सीजन 2024-25 के दौरान मूल्य समर्थन योजना के तहत 15% तक नमी वाले सोयाबीन की खरीद को मंजूरी दे दी है। इससे पहले केंद्र सरकार ने सोयाबीन खरीद के लिए 12% तक नमी का मानक तय किया था, जिसे अब बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। घोषणा के बाद किसानों में संतुष्टि नजर आ रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। किसानों की चिंताओं को देखते हुए मूल्य समर्थन योजना के तहत जो सोयाबीन किसान हैं उनको सरकार के द्वारा राहत दी गई है। जो 12% नमी तक खरीदारी की जाती थी वो 15% तक जो है सोयाबीन में अगर नमी हो तो उसकी भी खरीदारी की जाएगी। सोयाबीन के कुछ किसान और उससे जुड़े हुए व्यापारी जो है वो हमारे साथ हैं। आप बताइए कि जो फैसला है उसको आप कैसे देखते हैं? ये फैसला बहुत सही है और ये फैसला किसानों के फेवर में है। पहले 12% जो नमी रहती थी वो नमी की वजह से क्या होता था कि हमारे को भाव कम मिलता था। अभी 15% तक हो गया तो उससे हमारे को फायदा होने लगा। जो पूरा क्षेत्र है खासकर मराठवाड़ा का, यहाँ पे क्या सोयाबीन की किस तरीके से कितना इम्पोर्टेंट है सोयाबीन यहाँ के किसानों के लिए? सोयाबीन से ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है ही नहीं दूसरा। अभी जो है 70-75% फार्मर्स सोयाबीन ही लगाते और सोयाबीन ऐसा क्रॉप है कि तुम आसानी से दुकान को ले जा सकते हो और नकदी पैसा जल्दी पा सकते हो। इसलिए यहाँ का जो फार्मर है सोयाबीन को ये तवज्जो देता जाता। स्वस्थ भारत की दिशा में चित्रकूट में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा कार्ड बनाए जा रहे हैं। जिले में अब तक वरिष्ठ नागरिकों के 700 से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना के लाभार्थी गंभीर बीमारी में एक वर्ष में 5 लाख रुपए तक का चिन्हित अस्पतालों में निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। 30 सितंबर से गवर्नमेंट ने 70 साल से ज्यादा जो बुजुर्ग हैं उनको इस योजना में शामिल किया हुआ है। तो अगर किसी के आधार में उसका जन्म वर्ष 1954 या इसके पहले का है, 53, 52, 49, 50 कुछ भी है, तो वो किसी भी वर्ग का या किसी भी श्रेणी का अगर व्यक्ति है, चाहे वो सेवानिवृत्त कर्मचारी है, अगर वो 70 प्लस है तो वो भी आयुष्मान योजना से आच्छादित हो गया है। और ये हर प्रत्येक गांव में पंचायत सहायक और आशा के माध्यम से बन रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के उपायों को लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैप 3 लागू करने में देरी के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की खिंचाई की। कोर्ट ने कहा कि AQI 300 पहुंचते ही ग्रैप 3 लागू क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने पूछा कि जब 11 नवंबर के बाद से ही AQI 300 को पार कर गया था तो ग्रैप 3 लागू करने के लिए 14 नवंबर का क्यों इंतजार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने NCR के अंतर्गत आने वाले राज्यों से कहा है कि वो ग्रैप 4 के तहत लगी पाबंदियों पर अमल सुनिश्चित करें। कोर्ट ने सभी राज्यों से इस बारे में निगरानी रखने के लिए कमेटी बनाने को भी कहा है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और बाकी राज्यों से कहा है कि लोगों की शिकायत दूर करने के लिए सिस्टम बनाएं। कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि अगर AQI सुधरता भी है तो बिना कोर्ट की इजाज़त के ग्रैप 4 नहीं हटेगा। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र सरकार से गुरुवार तक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा तथा सुप्रीम कोर्ट ने NCR राज्यों से कहा कि 12वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन मोड में चलाई जाएं। और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सियासत तेज हो रही है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर जनता को मास्क वितरित किए। इसी कड़ी में वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के हालात की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि दिल्ली के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इसे रोकने के लिए पंजाब में पराली जलाना बंद करना होगा। प्रदूषण की ये स्थिति दिल्ली सरकार के खराब कामकाज के कारण है और लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी की बनी हुई है। ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 लगाने के बावजूद भी अगर दिल्ली में पोल्यूशन कम नहीं हो रहा तो प्रतिबंध से पोल्यूशन कम नहीं होगा। आपको डस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको पंजाब की पराली का धुआं रोकना पड़ेगा, जिसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं। आप लगाते रहिए प्रतिबंध, जनता तो मजबूर है कि वो आपके प्रतिबंध झेलेगी, लेकिन दिल्ली में पोल्यूशन की ये हालत आपके नकारेपन और निकम्मेपन के कारण है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 को इस बार विकसित भारत युवा नेता संवाद के रूप में मनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को ध्यान में रखते हुए युवाओं को अपने विचार साझा करने का अवसर दिया जाएगा। देश के कोने कोने से चुने गए 3000 युवा भारत मंडपम में होने वाले 2 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में विकसित भारत चैलेंज के तहत क्विज और निबंध जैसी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का विजन दिया। ये विकसित भारत के विजन में युवाओं का क्या सुझाव है, युवा अपना कंट्रीब्यूशन कैसे अदा करें। देश में विकसित भारत चैलेंज कंपटीशन आयोजित करके कुल मिला के 2 दिन के लिए देश के 3000 यूथ भारत मंडपम में आएंगे। भारत मंडपम में आने के बाद उसको वहाँ 2 दिन का सेशन रहेगा, अलग अलग सेशन रहेगा। उसमें ग्लोबल एंड नेशनल आइकॉन उसमें उपस्थित रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और अभी एक बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर मामले में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्य में शांति स्थापित करने की बात कही और 50 अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की कंपनियां मणिपुर में तैनात की जाएगी। तो उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है, राज्य में शांति स्थापित करने की भी बात कही है। गृह मंत्री अमित शाह ने ये बैठक की है और 50 अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की कंपनियां मणिपुर में तैनात की जाएंगी। तो 50 अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की कंपनियां होंगी तैनात मणिपुर में। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के मामले में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की और ये निर्णय लिया गया और राज्य में शांति स्थापित करने के लिए ये बात कही गई है। और हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, और क्या कुछ जानकारी इसमें है? 50 अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की कंपनियां मणिपुर में तैनात की जाएंगी? देखिए, बिल्कुल तैनात की जाएंगी। और आप देखें कि आज गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है जिसमें तमाम आला अधिकारी शामिल हुए थे। इसमें अगर हम कहें कि असम राइफल है, इसके अलावा सीआरपीएफ है, उनके अधिकारी शामिल थे। इसके साथ ही अगर वहां देखें कि राज्य सरकार है, उसके साथ भी संपर्क साधा गया और राज्य सरकार से ये कहा गया कि वहां पर शांति स्थापित करने के लिए जो भी प्रयास किए जाएं वो किए जाने चाहिए। इसके साथ साथ ही तमाम एजेंसियां कोऑर्डिनेशन के साथ वहां पर काम करें और इस समय शांति स्थापित करना पहली जो प्राथमिकता है वो होनी चाहिए। यही कारण है कि 50 अर्धसैनिक बलों की जो कंपनियां, अतिरिक्त कंपनियां, वो अब मणिपुर में भेजी जाएंगी ताकि शांति बहाली की दिशा में जो कदम है उसे उठाया जा सके। अगर हम देखें तो ये 50 कंपनियों में करीब 5000 के करीब जो जवान हैं वो होंगे और जो जल्द ही मणिपुर में तैनात होंगे। आपने देखा है कि इससे पहले भी कल भी गृह मंत्री ने एक बैठक करी थी और तमाम जो आला अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए थे कि मणिपुर के अंदर जो शांति है उसको किस तरीके से बहाल करनी है। और ये बैठक का सिलसिला आज भी चला और थोड़ी देर पहले ही ये बैठक खत्म हुई है जिसमें ये फैसला लिया गया कि 50 अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की जो कंपनियां हैं वो मणिपुर भेजी जाएंगी ताकि वहां पर शांति स्थापित किया जा सके। ये एक कह सकते हैं कि गृह मंत्रालय का एक बड़ा कदम है और गृह मंत्रालय लगातार मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं, मणिपुर के जो पुलिस के मुखिया हैं, इसके अलावा मणिपुर में जितनी भी हमारी कंपनियां तैनात हैं उन सभी के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति की जो समीक्षा है वो लगातार की जा रही है और दिशा निर्देश भी लगातार दिए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि मणिपुर में जल्द से जल्द जो शांति है वो बहाल होनी चाहिए और यही कारण है कि ये फैसला लिया कि 50 अतिरिक्त कंपनियों को मणिपुर में भेजा जाएगा। रमा, बिल्कुल, इस बैठक में और कौन लोग शामिल थे और इसके साथ ही पूरी तरह से गृह मंत्रालय बिल्कुल पूरी नज़र है मणिपुर में और शांति स्थापित करने के जो कदम है वो लगातार बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भी मणिपुर में हुई हिंसा के जो 3 मामले हैं उन्हें अपने हाथ में ले लिया था।
देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो गृह मंत्रालय उसका स्पष्ट दिशा निर्देश है कि मणिपुर में जो शांति है वो जल्द से जल्द बहाल होनी चाहिए। और यही कारण है, आप देखें कि एनआईए ने भी अपनी जो जांच है उसमें तेजी एनआईए लेके आई है। 3 जो मामले हैं जो पुलिस में दर्ज थे, मणिपुर पुलिस ने जिन मामलों को दर्ज किया था जिरीबाम के, उनको भी अपने हाथ में ले लिया है और अब एनआईए भी उस मामले की जांच करेगी। स्पष्ट दिशा निर्देश है कि शांति बहाली के लिए जो भी प्रयास किए जा सकते हैं वो प्रयास किए जाने चाहिए, चाहे राज्य स्तर पर वो प्रयास किए जाएं। इसके अलावा अर्धसैनिक बलों की जो कंपनियां हैं वो भेजकर इलाके में शांति बहाल करने की कोशिश की जाए, क्योंकि जो उग्रवादी हैं जिस तरह की वारदातें कर रहे हैं उन पर लगाम लगाया जाना जरूरी है। यही कारण है कि राज्य सरकार के टच में है गृह मंत्रालय। और इसके अलावा चाहे हम सीआरपीएफ की बात करें, असम राइफल्स की बात करें, उनके भी आला अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए और गृह मंत्री ने उनको दिशा निर्देश दिया है और जल्द ही रमा ये कंपनियां मणिपुर में पहुंच जाएंगी ताकि शांति बहाली के काम में इन कंपनियों को लगाया जा सके। बिल्कुल, ये जो 50 अतिरिक्त कंपनियों की जो व्यवस्था की गई है, जो कदम उठाया गया है, उसको देखते हुए मणिपुर की जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे नीरज। इस वक्त क्या कुछ स्थिति है, किस तरह के जो एहतियात बरते जा रहे हैं और किस तरह से कड़ी चौकसी में नजर भी रखी जा रही है? देखिए, मणिपुर के आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिन से जो हालात हैं वो उतने ठीक नहीं है। हालांकि बीच में आप देखें रमा तो शांति करीब करीब स्थापित हो गई थी। कुछ एक इलाके थे जहाँ पर छोटी मोटी जो वारदातें हैं वो निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन जिस तरीके से जिरीबाम इलाके में जो 6 लोग हैं जिनका कह सकते हैं कि किडनैप किया गया था, जिसमें 3 महिलाएं थी, 3 बच्चे थे और उनमें 3 जो लोग हैं जिसमें महिला और बच्चे शामिल थे, उनकी जब डेड बॉडी नदी में तैरती मिली उसके बाद ये पूरी की पूरी जो हिंसा है दोबारा से भड़क गई। उसके बाद आपने देखा भी होगा कि तमाम बीजेपी के जो एमएलए हैं, कांग्रेस के एमएलए, उनके घरों पर जो उग्रवादियों के द्वारा आगजनी की गई। मुख्यमंत्री के पैतृक निवास पर भी घुसने की जो कोशिश है वो उग्रवादियों के द्वारा की गई। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ भी हुई थी इन उग्रवादियों की। और अभी अगर हम देखें तो तनाव बना हुआ है कुछ एक इलाकों में। यही कारण है कि फैसला लिया गया है कि इन 50 कंपनियों को जल्द से जल्द उन इलाकों में तैनात किया जाए ताकि जहां तनाव बना हुआ है वहां स्थिति बहाल या कह सकते हैं कि स्थिति को सामान्य करने में इन कंपनियों की जो सहायता है वो ली जाए। यही कारण है कि ये फैसला लिया गया कि इन इलाकों में जल्द से जल्द इन कंपनियों को भेजा जाए और जल्द ही ये कंपनियां मणिपुर पहुंच जाएंगी और शांति बहाली की दिशा में अपने प्रयासों को करना शुरू कर देंगे। रमा, बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए। तो मणिपुर के संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्री ने बैठक की है और 50 अतिरिक्त कंपनियां अर्धसैनिक बलों की तैनात की जाएगी, इसका फैसला किया गया है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।